अमेरिकन ड्रीम ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर। आज जिस वर्क को हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑल माई सन्स हैं और एक अमेरिकन राइटिंग है हमारे पास और पोस्ट वॉर सिनेरियो में हम देखेंगे। इट मीन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ऊपर ये डिज़ाइन राइटिंग है, दैट इज़ ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर। अमेरिकन ड्रीम जैसे कंसेप्ट के ऊपर ये वर्क जो है इसको पूरा फैब्रिकेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो कंसेप्ट है आपको ये बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो चांसेस इसके आने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिकन ड्रीम क्या है और अमेरिकन ड्रीम के पर्सपेक्टिव पे डिज़ाइन ये जो वर्क है ऑल माई सन को देखना है। ऑल माई सन्स किस तरह से अमेरिकन ड्रीम जैसे अम्ब्रेला के अंडर आती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी क्वेश्चंस है जो इम्पॉर्टेंट है इस जो हम वीडियो में करने वाले हैं। अमेरिकन ड्रीम जो कंसेप्ट है, जैसे कि जब इसको हम स्टडी करेंगे, वैसे आगे मैंने स्लाइड में भी आपको बता रखा है। तो जेम्स ट्रूस्लो एडम्स, ये याद रखना है आपको नाम, जेम्स ट्रूस्लो एडम्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1931 में। बुक का नाम है द एपिक ऑफ अमेरिका। एपिक ऑफ अमेरिका, ये जो एपिक ऑफ अमेरिका है इसमें पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया था, द अमेरिकन ड्रीम। उसके बाद ये अमेरिकन ड्रीम एक तरह का मूवमेंट बन गया और इसके अंडर कई सारे वर्क जो है, जैसे द ग्रेट गेट्सबी, ऐसे ऑल माई सन्स, ऐसे बहुत सारे वर्क जो हैं वो इसके अंडर कंसिडर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट बहुत किया जाता है एग्ज़ाम में। तो मतलब नॉर्मली है क्या मतलब अमेरिकन ड्रीम का? इसका सिंपल मतलब है द ड्रीम ऑफ ए लैंड इन विच ए लाइफ शुड बी बेटर। एक ऐसा जहाँ जहाँ पे जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, रिचर हो, अमीर हो, एंड द फुलर फॉर एवरीवन। ये सिंपल लाइन है, एज एन लाइन जो एपिक ऑफ अमेरिका जो वर्क है जेम्स एडम्स का, उसमें से लाइन ली गई है, जिसमें कि सिंपल बता रखा है कि अमेरिकन ड्रीम का मतलब होता क्या है। ये ड्रीम ऑफ लैंड इन विच द लाइफ शुड बी बेटर एंड द रिचर एंड फुलर फॉर एवरीवन विद द अपॉर्चुनिटी फॉर ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और अचीवमेंट। जिसके अंदर जितनी एबिलिटी है, जितने जिसके अंदर है, वो अपने हिसाब से उतने काम करो। तो इसीलिए इस टाइम पे वर्क हार्ड पार्टी हार्ड इस तरह के कंसेप्ट और आने लग गए। इवन यहाँ पे और भी कंसेप्ट देखने को मिलेंगे आपको, जहाँ पे अमेरिका के जो लाइफ एज एन कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। वैसे तो शुरुआत से ही कैपिटलिस्टिक है, पर यहाँ पे हाई जो है जेनिथ पॉइंट पे कैपिटलिज्म को देखने को मिला, पूंजीवाद सोच, कि किस तरह से सब जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में ही थे। कैपिटलिज्म है, कम्युनिस्ट के ऊपर एक तरह का यहाँ पे सटायर कसा गया इस राइटिंग के थ्रू। और 1929 में इसी वजह से अमेरिका में डिप्रेशन आया, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका, और अमेरिकन डिप्रेशन भी बोलते हैं 1929 में। और उसके ऊपर जो है इस राइटिंग को और डिज़ाइन किया गया। तो फाइबर्स अगर हम देखने चलते हैं इस राइटिंग के, तो इस राइटिंग के फाइबर कहाँ कहाँ पे डिज़ाइन है। एक तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका, थर्ड अमेरिकन ड्रीम जैसे कंसेप्ट को इसमें रखा गया है। तो इतने सारे चीज़ को टारगेट करते हुए राइटिंग लिखी गई है। और जब हम इस राइटिंग में जाएंगे तो कहानी तो बहुत सिंपल है, बट स्टिल क्वेश्चन किस किस फील्ड से आएंगे तो आपको वो मूवमेंट, वो ट्रेंड, उन सब का नाम बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो अब शुरू करते हैं। पहले हिस्टोरिकल उसमें जाते हैं एंड ऑल्सो बायोग्राफी के थ्रू हम मूव करेंगे आर्थर मिलर के। बायोग्राफी ऑफ आर्थर मिलर, तो इतना ज़्यादा आपको वो सब याद नहीं रखना, कब कहाँ जन्म कैसे हुआ था, ये सब नहीं देखना। 1938 में इन्होंने इंग्लिश की डिग्री ली और 1946 में इनका सबसे मेजर वर्क आया, दैट इज़ ऑल माई सन्स, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल माई सन्स 1946 में लिखी गई पोस्ट वॉर राइटिंग है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, है ना, हमें पता है। जैसे कि सितंबर 1 1939 से लेके 1945 हिटलर जब सुसाइड कर लेता है, वहाँ तक जो है हमारे पास दैट इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम है, इसके ठीक अगले साल 1946 में इस राइटिंग को जो है आर्थर मिलर ने पब्लिश करवाया। इस राइटिंग उनका सबसे पहला मेजर वर्क है ये, और इन्हें इसके लिए टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑथर में मिला। इसके बाद इनके डेथ ऑफ सेल्समैन बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है, द क्रूसिबल, जिसको अगेन सलीम विच ट्रायल के ऊपर बेस्ड राइटिंग है ये। कोई और आपको राइटिंग बतानी है और जो कि इसी ट्रायल के ऊपर एक और राइटिंग है जो कि बेस्ड है, आप नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि ठीक है कि आपको पता है कि कोई और भी ऐसी राइटिंग है जो कि सलीम विच ट्रायल के ऊपर डिज़ाइंड है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। और अगर मैं आपको
हिंट देना चाहता हूँ तो वर्क का नाम एस सी से है। इसके बाद क्या है, आफ्टर द फॉल 1964 और 2005 में जो इनकी डेथ हो गई। बट स्टिल आपको ये ध्यान रखना है, डेथ ऑफ सेल्समैन और ऑल माई सन्स ये बहुत ही खूबसूरत राइटिंग थे, जिन्होंने इकोनॉमिक डिप्रेशन को बिल्कुल क्लैरिटी के थ्रू जो है सबके सामने दिखाया, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए उस टाइम पे सोशल कोऑर्डिनेशन कैसे थी, इवन द फैमिली और फेमिलियल अफेयर वो कैसे थे, वो फैमिली जैसे कि सोसाइटी का बेसिक यूनिट समझा जाता है, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड थे, ये सारा कुछ जो है वो आर्थर मिलर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम ये भी ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही है। अमेरिका का जो राइज है, यानी अमेरिका किस तरह से ऊपर उठी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो अमेरिका जो है वो आगे कभी आती ही नहीं। 1945 में अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और एंड हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इसके बाद हमने देखने को मिलता है कि अमेरिका किस तरह से यूएन, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, ठीक, और भी ना जाने कितनी और संस्था लेके आती है, जिनका आप आज भी यानी इवन अब तक की जिसकी पावर आर पार की है। तो ये जितने भी यूनेस्को से लेके यूएन के जितने भी हैं वो सारा इसी टाइम पे फॉर्म हो रहा है। इवन दी जैसे हम देखते हैं दैट नेटो, तो वो सारा कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वो सब जो है 1945 के बाद ही यहाँ बननी शुरू हुई। इवन द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सब कुछ। तो अमेरिका लीड कर रहा था, पर अमेरिका की हालत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसे नहीं थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जिसकी वजह से अमेरिका बिल्कुल टूट चुका था। पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज एन बिग मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट की तरह एज एन काम किया। एंड इवन आगे मार्शल प्लान, अगर आपने कभी पढ़ा हो, मार्शल प्लान ने अमेरिका को एक स्टेटस और एक वैल्यू भी दिलवाई। तो 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने सच में वो अमेरिकन ड्रीम जैसे कंसेप्ट को आगे लेके आने की शुरुआत की, और इससे बना अमेरिका दी अमेरिका। यानी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलिवेटेड द यूएस आउट ऑफ द क्रिपलिंग फेज। जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इस चीज़ से बाहर निकल आ पाया। कई जो हैं वो जैसे अमेरिकन जीआईएस रिटर्न होम एंड बिकेम एजुकेटेड, स्टार्टेड फैमिली, जो भी वर्ल्ड वॉर के में लड़के आए जो वहाँ से बच के आए, और जिन्होंने जिस जो भी है वो जो वापस आए तो वो एजुकेटेड हुए, उन्होंने फैमिली की स्टार्टिंग की, मतलब फैमिली स्टार्ट करी अपनी। उसके बाद मॉरल कंसेप्ट के ऊपर बात करनी शुरू करी, अमेरिकन फैमिली, मैन इन द वुमेन, इस कंसेप्ट के ऊपर बात करी। इवन सोसाइटी के ऊपर जो है, और जो सोसाइटी की बेसिक यूनिट है फैमिली, इस फैमिली जैसे कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने ध्यान देना शुरू करा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट अमेरिका इज़ नाउ बिल्डिंग। अमेरिका जो है वो बनने जा रही थी, दिस इज़ अगेन द बिगिनिंग फेज ऑफ अमेरिका। इन टर्म ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव के उस बेस में ही बोल सकते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बेस में ही बोल सकते हैं। और ये जो राइटिंग हम पढ़ने वाले हैं आज, ऑल माई सन्स, यहाँ पे आपको देख के लगेगा अबाउट द फैमिलियल कंसेप्ट और फैमिलियल इशू, कि किस तरह से फैमिली बनाने का एक बहुत बड़ा गेम जो है वो सेट हो रहा है। इवन यहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के थ्रू और इकोनॉमिक लेंस के थ्रू भी आप इस राइटिंग को देख सकते हो। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और उसके साथ साथ क्या है, टू फाउंड मेक द लाइफ एज ब्यूटीफुल। जीवन को बहुत अच्छा हसीन बनाना है और पैसे भी इकट्ठे करने हैं, पर उसको ऐसा नहीं है कि खाली टारगेट यही है, मियर द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, कि सिर्फ पैसा ही इकट्ठा करना है, नहीं, हमें उस लाइफ को जीना भी है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन फॉर्म किया गया, वर्ल्ड बैंक फॉर्म किया गया, और एक तरह से एज एन एक अम्ब्रेला की तरह जो है वो अमेरिका सबके ऊपर छाने लग गया। और आज जो है वो किस तरह से बाईपोलर से जो है, पहले बाईपोलर थे, एक तरफ यूएसएसआर है, दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका है। तो किस तरह से बाय देखो, यूएसएसआर जो है एक जो दूसरा पोल है वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, फिर बन गया यूनिपोलर नेशन। तो यानी अमेरिका लीड करना शुरू कर दिया अमेरिकन हो, और इस तरह से अमेरिका एक यूनिपोल बन के सबके सामने आया एज एन इमर्जिंग पावर के थ्रू 1991 के बाद। क्योंकि हम देखते हैं तो 1946 की राइटिंग है ऑल माय सन्स। इस टाइम पे और भी बहुत ही अच्छे अच्छे राइटर्स आए निकल के, जैसे कि ड्रामेटिक रियलिज्म की बात करते हैं। जो हम आज राइटिंग डिस्कस करेंगे वो अमेरिकन रियलिज्म की राइटिंग है, यानी अमेरिकन रियलिस्टिक के बेस के ऊपर डिज़ाइन राइटिंग है। तो रियलिज्म फेज इन अमेरिका, उसके ऊपर डिज़ाइन ये राइटिंग। और उस समय ड्रामेटिक रियलिज्म है, जैसे कि शिकोव की राइटिंग, आर्टाउन, ऐसे ही और भी बहुत है, जैसे ग्लास मिनेजरी, कैट ऑन हिटन टिन रूफ एंड द स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, बहुत ही अच्छी राइटिंग है। दैट्स अबाउट टेनिसे विलियम, इनकी राइटिंग।
और भी उस समय बहुत अच्छे-अच्छे राइटर्स थे जैसे यूजीन ओनील, ठीक है? इनकी राइटिंग तो बहुत सारे राइटर निकल के आए इस टाइम पे, जहाँ पे ओनील एंड द विलियम इन्होंने एक अमेरिकन रियलिस्टिक ड्रामा को सबसे एज़ एन फ्रंट फेस पे रखा और जो है साथ-साथ आर्थर मिलर भी है, उनका नाम भी बहुत आगे लिया जाता है कि फ्रंट फेस पे किस तरह से उन्होंने अमेरिका के रियलिस्टिक ड्रामा को सामने रखा। की फैक्ट्स है तो की फैक्ट्स अगर देखते हैं ऑल माय सन्स के सबसे पहले फुल टाइटल ऑल माय सन्स राइटिंग 1946 इट मीन दैट पोस्ट वॉर राइटिंग है और न्यूयॉर्क सिटी पे डिजाइंड है पब्लिश 1947 रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा ठीक है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लिटरेरी पीरियड क्या है किसी भी राइटिंग के हमें लिटरेरी पीरियड को जरूर समझना चाहिए तो यहाँ अगर लिटरेरी पीरियड को हम देखते हैं तो दिस इज द रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा तो अमेरिकन रियलिस्टिक ड्रामा है ये तो ये देखो यॉनर की बात करते हैं तो अमेरिकन रियलिस्टिक ड्रामा है ठीक है बाकी ये सब तो आपको कहानी के एंड तक समझ ही आ जाएगा उसका क्रेडिट अगर देखते हैं ऑल माई सन्स का तो एलिया खजान क्या है ऑल माई सन्स को जिन्होंने डायरेक्ट किया था एज एन मूवी जिसके ऊपर बनाई थी और हॉलीवुड एंड टू बी फेल द टेंटेड बाय द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर एज एन टेंट था ये एक तरह का मैंने बोला सटायर था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब आप समझते हो जिसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम कंट्रोल होता है दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है जहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होता ऑलमोस्ट ज़ीरो तो अमेरिका किस पे मूव कर रहा है कैपिटलिज्म पे और यही है कि जो यूएसएसआर है वो भी इसी मॉडल पे शिफ्ट हुआ था जिस वजह से 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया ठीक है तो यानी कैपिटलिज्म जो देश पहले से है वो इसको सही तरह से समझ सकता है नहीं इंडिया का केस है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में तो दो फिल्म एडेप्टेशन है ऑल माई सन्स 1948 के ऊपर 1987 में और किन किनों ने बनाए कोई ज़रूरी नहीं है वैसे आप देख सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो अब हम यहाँ से समरी की शुरुआत करेंगे बिल्कुल कहानी बहुत ही सिंपल है एक तो 3 एक्ट में लिखी गई है 3 एक्ट प्ले है ये तो 3 एक्ट में है कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है वर्ल्ड वॉर के ऊपर डिज़ाइंड है राइटिंग और इसमें दिखाया गया किस तरह से जो 21 जो पायलट हैं उनकी डेथ हो गई है पर एंड में ये 21 किस तरह से 22 में चेंज होगा वो इसका एक मैं बोल सकता हूँ एज एन राइजिंग एक्शन की तरफ हम फॉलिंग एक्शन की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे और एंटी क्लाइमिक्स की तरफ प्रोसीड होना शुरू हो जाएंगे एंडिंग की देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से एंडिंग को मेंटेन किया गया है जब हम राइटिंग में देखेंगे कि एंडिंग को किस तरह से क्लोज एंडेड रखा गया है इवन जिसे हम हैप्पी एंडिंग के टर्म में डाल सकते हैं बट नॉट इन दैट सेंस हाँ कि क्लोज एंड रखा गया है ताकि क्लाइमेक्स की तरफ मूव किया जा सके ऐसा नहीं लगता कहानी में कुछ अधूरापन रह गया है एंड में सब कुछ पूरा कर दिया अधूरापन होता तो हम कहते थे एंटी क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स जब जब आता है जब राइजिंग एक्शन जो है वो फॉलिंग एक्शन से ज़्यादा हो जैसे ये राइजिंग एक्शन है और ये क्या होता है फॉलिंग एक्शन अगर दोनों का लेवल अगर सेम हो जिस तरह से एक्शन प्रोसीड कर रहा है उस तरह से अगर आउट्स सेट जो है ऑफ शूट जो है यानी हमें रिजल्ट जो है सब कुछ यानी कहानी में बिल्कुल क्लियर होता जाए कोई भी एक उलझन ना बचे और सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए तो हम बोलते हैं बिल्कुल सही राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन इक्वल है इट मीन्स बिल्कुल कॉमेडी फेज में एंडिंग करी गई है दैट इज़ दी हैप्पी एंडिंग कॉमेडी फेज का मतलब क्या है सारे नॉट्स जो है उनको लूज कर दिया गया और क्लाइमेक्स तक अप्रोच किया गया है अगर राइजिंग एक्शन ज़्यादा हो फॉलिंग एक्शन से जैसे राइजिंग एक्शन पूरी है और फॉलिंग एक्शन बस यहीं तक है तो दिस इज़ कॉल्ड एंटी क्लाइमिक्स तो ऐसी कहानियाँ एंटी क्लाइमिक्स की तरफ मूव करवाती है क्योंकि रियलिस्टिक फेस की राइटिंग है और हिस्ट्री का एसेंस है टच है तो आपको पता है हिस्ट्री तो बीत चुकी है तो वो पक्का राइजिंग और फॉलिंग एक्शन को सेम रखा जाता है ताकि कहानी में जो है बिल्कुल क्योंकि हिस्ट्री हो चुकी है तो सबको पता चल गया क्या आना है उसमें एंटी क्लाइमिक्स तो ऐड हो नहीं सकता इसीलिए क्लाइमिक्स पे एंड होती हैं ऐसी कहानियाँ अब यहाँ से हम एक्टिंग कैसे करते हैं देखो फर्स्ट थिंग यहाँ पे दो फैमिली देख लेते हैं एक तरफ हमारे पास केलर फैमिली है तो इस तरफ लिख लो केलर फैमिली और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो ल्यूबे फैमिली है ठीक है ये इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली नहीं है बट स्टिल इसका भी रोल है इम्पॉर्टेंट केलर फैमिली में जो है हस्बैंड एंड वाइफ है दैट इज़ द जो केलर और जो केलर की जो वाइफ है हमारे पास दैट इज़ द केट केलर और इनके दो लड़के हैं और एक का नाम हमारे पास क्रिस है दैट इज़ ए क्रिस और दूसरे का नाम हमारे पास लैरी है तो इतना देर को आपको याद रखना पड़ेगा कि ठीक है केलर फैमिली है केलर फैमिली में जो केलर और केट केलर और इनके दो सन हैं एक तो क्रिस और लैरी दोनों वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं
और यहाँ पे जो हमारे पास राइटिंग है तो वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, दैट इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके टाइम की राइटिंग है। तो लैरी की जो है वो डेथ हो जाएगी, यानी प्लेन क्रैश में, और क्रिस जो है वो बचा रहता है। तो जैसे ही इस नॉवल की शुरुआत होगी तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक बैकयार्ड का सीन है। उस बैकयार्ड के सीन में जिम बैलिस और जो केलर, यानी एक डॉक्टर, और उसके साथ साथ जो केलर, यानी जो मेन यहाँ पे कहानी में केलर फैमिली में जो मेन है, यानी फादर ऑफ द क्रिस एंड द लैरी केलर, ठीक है, वो दिखाए जाएंगे सीन में। और दूसरी तरफ हमारे पास ल्यूबे फैमिली है। इस ल्यूबे फैमिली में फ्रैंक ल्यूबे माइनर कैरेक्टर्स हैं, और दूसरी हमारे पास लीडिया, दैट इज़ लीडिया ल्यूबे। तो कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ दो एक तरह से फैमिली बता दी गई है, तक कि ताकि जब कहानी में हम मूव करें तो हमें बिल्कुल साफ क्लियर हो कि किस तरह से कौन किस फैमिली से और क्या चल रहा है सिनेरियो में। तो ऑल माई सन्स, इसका नाम ऑल माई सन्स इसलिए है क्योंकि 21 जो है, जो 21 जो है वो पायलट जिनकी डेथ हुई थी, और प्लस में 1, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कहानी के एंड में। सबसे पहले 3 एक्ट में लिखी गई ये राइटिंग, जो कि मॉडर्न सिनेरियो की राइटिंग है। अगेन जो पोस्ट वॉर की राइटिंग होती थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो टाइम पीरियड है वो पूरा बदल गया था, एज ऑफ एलिनेशन आया। इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हुए, और एलिनेशन के साथ साथ हैवक जैसा सीन होने लग गया, और लगा कहीं ना कहीं कि ह्यूमैनिटी जो है वो सिर्फ एक नाम की चीज़ है और रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए जो होमोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, और इसीलिए जो राइटर है वो 3 एक्ट में लिखना शुरू कर दिया। 3 एक्ट के बाद ये 2 एक्ट में गया, इसी तरह से 1 एक्ट में सिंगल एक्ट से भी इस तरह से कहानी मूव हुई है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर है, एंड बिगिंस दैट जिम बैलिस एंड ए डॉक्टर दैट इज़ एंड जो केलर। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक तरह से केलर फैमिली का बैकयार्ड दिखाया जाएगा, कि बैकयार्ड में जो है दो जो हैं वो कैरेक्टर, यानी दो लोग बैठे हुए हैं, और एक का नाम जो हमारे पास है वो जिम बैलिस है, और दूसरे का नाम हमारे पास जो है। ये दोनों आपस में बैठ के जो है न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। जैसे ही नॉवल की शुरुआत होगी तो ये दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एकदम तूफ़ान आता है, एक स्टॉर्म आता है, और उसमें जो है एक पेड़ जो है वो आधा टूट जाता है, आधा आधा मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है। दिस इज़ अगेन सिंबल, ये एलिगोरिकल सिंबल है, और ये एलिगरी है कि वो पेड़ किस चीज़ का सिंबल है। पेड़ यहाँ पे सिंबल है, दैट वन इज़ रिगार्डिंग टू द लैरी, कि जब वो लैरी की याद में उस पेड़ को लगाया गया था अगस्त के महीने में, और उसके बाद अगस्त का ही टाइम पीरियड चल रहा है जिस समय ये जो तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान ने उसे आधा तोड़ दिया। इस तरह से एक कहा हम बोल सकते हैं कि कहानी में प्रिकर्सिव वे में रीडर को ये बताया जा रहा है कि लैरी की जो है वो डेथ हो चुकी है। एंड वन ऑफ द टू केलर चिल्ड्रन, द सन विल नॉट सर्वाइव द वॉर। ठीक है, लैरी जो है वो लड़का है जो कि वॉर में मर चुका है। ठीक है, तो लैरी लैरी की डेथ हो चुकी है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और जो क्रिस है हमारे पास दूसरी तरफ, वो केलर का छोटा बेटा है, यानी जो केलर का छोटा, यानी लैरी का छोटा भाई। और अभी वो फाइनली जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनका काम है, ये भी याद रखना आपको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी इनकी, जो कि ये जो प्लेन के पार्ट्स हैं उसको बनाए करते थे। तो अब जो है एक तरह से ये पार्टनर माना जा रहा है, तो और जो पूरा बिजनेस है ये कैरी कर रहा है। एंड द जो आफ्टर द जिम लीव्स दैट द फैमिली कैन नॉट कंटिन्यू द रीडिंग ऑन द केट दैट इज जोस वाइफ। अब बता रखे जो की जो वाइफ है उसका नाम क्या है, दैट इज केट केलर, यानी द मदर ऑफ द क्रिस एंड लैरी। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है कि केट को ऐसा लग रहा है, देखो इस पूरी कहानी में केट को ऐसा लगता है कि लैरी की डेथ नहीं हुई होगी, वो वापस आएगा, कि वॉर में वो इधर-उधर भटक गया होगा पर वो एक दिन आएगा। ऐसे लग रही, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं बट स्टिल अभी तक वो नहीं आया, पर उसको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि केट फैमिली के पड़ोस में एक और फैमिली थी, दैट इज़ द ल्यूबे फैमिली। और इस ल्यूबे फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ, एक फ्रैंक ल्यूबे और दूसरी क्या है, लीडिया ल्यूबे। ये एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर रही है, एस्ट्रोलॉजर थे ये। तो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके बताते हैं कि इसको केट को कि लैरी जो है वो ज़िंदा है, उसकी डेथ नहीं हुई है अभी। तो इस वजह से जो है केट इस पूरी प्ले में अप टू द एंड उसको यही लगता रहता है कि लैरी जो है वो ज़िंदा है। बट फ्रॉम द मोस्ट एंड क्रिस बिलीव, और पर क्रिस को पता था कि उसका जो बड़ा भाई है, इवन जो को क्लियर था जो उसका बड़ा बेटा है, उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, और इवन पूरे टाउन को क्लियर है ये बात कि जो है वो लैरी लैरी की जो है वो डेथ हो गई प्लेन क्रैश में। यहाँ तक आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल है। कहानी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही स्मूथ वे में रन कर रही है। बस यहाँ पे आपको जो हिस्टोरिकल टच है राइटिंग का,
और वर्ल्ड वॉर का जो सिनेरियो है वो पूरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है हमें इस पूरी राइटिंग में। यहाँ पर क्रिस के नाउ ही इज़ कनेक्टेड विद एनी, क्या वो एनी के साथ लव में आ गया है। अभी एनी कौन है, तो रीडर के सामने एक नए कैरेक्टर, यहाँ पे एक नई कैरेक्टर आती है, दैट इज़ एनी। एनी जो है वो गर्लफ्रेंड है और फियांसे है किसकी, लैरी की। और लैरी की जो डेथ वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब ये जो एनी और लैरी को और एनी को क्लियर है कि अब लैरी नहीं आएगा, क्योंकि 3 साल हो चुके। एनी को क्या, पूरे गांव को क्लियर है, सबको क्लियर है सिवाय केट के। केट यानी जो मदर है लैरी की, उसको लगता है कि अभी भी लैरी आएगा। तो इन 3 साल में जो है एनी वो कनेक्टेड हो चुकी है किसके साथ, क्रिस के साथ। यानी एनी और क्रिस के बीच में जो है वो लव हो चुका है। और यही बात जो है वो क्रिस अपने फादर को बताता है कि अब वो जो है एनी से कनेक्टेड हो चुका है। और ये बात जो है उसके फादर को, तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होता। उसके फादर कहते हैं चलो कोई नहीं, अब तो लैरी तो आएगा भी नहीं वैसे भी, और क्योंकि लैरी की पसंद थी तो अब क्रिस को ये पसंद कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल केट, केट एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्योंकि केट हमेशा जब भी क्रिस जो है वो एनी के क्लोज आता था, तो केट हमेशा क्या बोलती थी यहाँ पे कि दैट एनी इज़ नॉट ए क्रिस गर्ल, कि ये क्रिस के लिए नहीं है, ये तो मेरे बड़े बेटे लैरी के लिए है। स्लोली थ्रू आउट द फर्स्ट एक्ट ये क्लियर हो जाता है कि जो एनी हमारे पास है, उसके जो फादर है वो स्टीव, उनके फादर का नाम क्या है, स्टीव। वो जो की कंपनी में काम करते थे, यानी जो जो हमने देखा, जो केलर, जो कि फादर है क्रिस और लैरी दोनों के, इनकी एक खुद की बहुत बड़ी कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, जो कि मैन्युफैक्चर करती थी प्लेन के पार्ट्स, फाइटर प्लेन के पार्ट्स को। और इसी में जो है इसी कंपनी में काम करते थे कौन, स्टीव। यानी ये स्टीव कौन है, एनी, जो एनी है, एनी के फादर हैं वो स्टीव हैं। तो वो इसी में ही काम करते थे। और यहाँ पे एक डीलिंग हुई थी। अब ये डीलिंग क्या थी, ये डीलिंग थी प्लेन के पार्ट्स को लेके, कि फॉल्टी पार्ट्स, कुछ फॉल्टी पार्ट्स जो हैं प्लेन के वो बने थे। और वो काम था, किसका काम होता था, स्टीव का, कि वो उन पार्ट्स को चेक करे। तो स्टीव ने उन पार्ट्स को चेक करा और बोला कि ये प्लेन के जो पार्ट्स हैं ये फॉल्टी है, इनको लगाना रिस्की होगा, तो ये नहीं लगाना चाहिए। जबकि जो ने परमिशन दे दिया किसको, यानी स्टीव को, कि ओके कर दो प्रोडक्शन को, ओके दी प्रोडक्शन, बेशक वो फॉल्टी पार्ट्स हैं भेज दो। और उसको फिर अमेरिका के प्लेन्स में लगाया गया। और जिसकी वजह से 21 पायलट्स की जो है वो प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। और इस वजह से जो है वो स्टीव को जेल भेज दिया गया, क्योंकि सारा ब्लेम जो है जो ने स्टीव पे डाल दिया। और सारा ब्लेम स्टीव पे डाल दिया कि स्टीव ने जो है वो टेस्ट करके ओके बोला था, जबकि जो ने बोला था कि ठीक है, कि ओके कर दो। बट जो वॉज रिलीज, जो ने ये बोला कि उस टाइम पे, उस दिन वो छुट्टी पे था और उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। उस दिन जो आया हुआ था वो स्टीव आया था, तो स्टीव ने एक्शन लिया, क्योंकि जो तो था नहीं उस दिन। तो जो भी ओके जिसने किया है वो स्टीव था। इस तरह से करके सारा केस स्टीव पे आ गया और स्टीव को जेल में डाल दिया गया। एंड द जो डिडंट फोर्स शिप टू द डिफेक्टिव पार्ट्स, क्योंकि जो डिडंट फोर्स हिम, और जो ने ये बोला कि मैंने कोई फोर्स नहीं किया था, ना कुछ बोला था, ये सारे जो है डिसीजन वो स्टीव ने लिया। ठीक है, जो एंड द केट वरी दैट द एनी हैज़ कम टू स्टेर अप द ट्रबल। अब देखो, जो को और केट यानी हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों को कहीं ना कहीं ये डर था कि जो एनी है, एनी इसलिए क्रिस के साथ कनेक्टेड हो रही है क्योंकि वो बदला लेगी हमसे, किसके, अपने फादर, कि उसके फादर को जो जेल में भिजवाया है वो जो ने भिजवाया है। तो इसीलिए शायद लैरी से शादी नहीं हुई, तो वो सोच रही चलो क्रिस से कर लेती हूँ। अब क्रिस से करने के बाद उसका जो है मकसद वो कुछ और हो सकता है। और इस वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती जा रही थी कि भाई क्रिस और एनी की जो है वेडिंग करवानी चाहिए कि नहीं। क्रिस ऑल्सो टेल्स एनी दैट ही हैज़ ए हार्ड टाइम नेविगेटिंग द मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द पोस्ट वॉर लाइफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। और जो क्रिस है वो एनी को बोल रहा है कि अभी वो मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेके बहुत ही वैसी कंडीशन में, पैराप्रैक्सिस में, वो कन्फ्यूज़न में है। अब ये मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, दैट ही रिलेट्स अ स्टोरी फ्रॉम वॉर। उसने बताया कि उसकी हालत कैसी हो रखी है। एक सोल्जर है, जब वो लड़ रहा था, यानी क्रिस भी वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर में था। तो जो एक सोल्जर है उसने अपने ड्राई सॉक्स जो है वो किसको दिए थे, क्रिस को दिए। यानी एक दूसरे की किस तरह से केयर करते हैं, यानी किस तरह से सोल्जर्स तो हैं आपस में कनेक्टेड थे और कितना एक दूसरे की केयर करते थे, कितना ज़्यादा होमोसेंट्रिक अप्रोच था।
वो दिखाया गया कि और ये इसलिए भी यहाँ पे सीन पे दिखाया गया ताकि कहानी को फ्रेम किया जा सके। जैसे ऑल माय सन्स हैं, तो यानी वो लैरी की डेथ नहीं हुई थी, वो 21 पायलट की डेथ हुई थी और वो सब आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि सब एक दूसरे की इतनी केयर करते थे। और वो केयर वाला सीन जो है वो मॉरल जो है लेसन, वो यहाँ पे भी सीन दिखाया गया कि जब क्रिस था तो ड्राई सॉक्स जो है वो सोल्जर ने निकाल के क्रिस को दिए क्योंकि उसके पास सॉक्स नहीं थे और उसने कहा कि नहीं वो ऐसे ही रह लेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक दूसरे को लेके कितना ज़्यादा वो सिम्पैथी एंड एम्पैथी दोनों का सीन देखने को मिल रहा है इवन द वॉर में, वॉर लाइक कंडीशन में और इवन द वर्ल्ड वॉर में। तो वही जो 21 है ऑल माय सन्स जो है इसी के लिए यहाँ पे डाला गया है कि वो एक की डेथ नहीं थी, वो सभी की डेथ हुई थी। जॉर्ज, अब एक और नया कैरेक्टर आता है जॉर्ज। जॉर्ज कौन है? एनी का भाई। वो जो है कॉल्स लॉन्ग डिस है, वो कोलंबस से आ रहा है जहाँ पे स्टीव को जेल में डाला हुआ है। अब स्टीव यानी स्टीव के दो, एक जॉर्ज और एक एनी। ठीक है, देखा हमने एनी कौन है, उसकी लड़की है, और जॉर्ज कौन है, यानी उसका लड़का। यानी जॉर्ज जो है वो एनी का भाई है। तो अब यहाँ पे जॉर्ज जो है जो आता है वो कहता है कि मुझे केलर फैमिली से मिलना है। और एनी को जो है वो टेंशन होने लगी क्योंकि जॉर्ज अगर आएगा तो जॉर्ज जो है वो सब बताने वाला है कि किस तरह से जो और स्टीव मैन्युफैक्चरिंग अफेयर में जो भी डीलिंग हुई थी वो सब कुछ। और अगर उसने ये सारी बात बताई तो कहीं न कहीं खतरा ना आ जाए क्रिस और एनी की शादी को लेके। केट टेल्स द जो, अब केट यानी केट जो है वो जो को बोल रही है। केट एंड जो, क्लियर होगा आपको, लैरी और क्रिस के जो फादर एंड मदर है वो। केट जानती थी कि जो है जो ने ये झूठी तरह से जो है वो स्टीव को फँसाया था। तो अब जो केट है वो केट जो को कह रही है अब तैयार रहो क्योंकि जॉर्ज क्वेश्चन पूछेगा और जॉर्ज को सब कुछ पता है। जॉर्ज एक्यूज़ करता है आने के बाद जो को कि स्टीव को टेक द फॉल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फेलियर्स, के सारा आरोप जो है वो मेरे पिता के ऊपर डाल दिया गया, यानी मेरे बाप के ऊपर डाल दिया गया, दैट इज़ स्टीव। और जॉर्ज ये भी कहता है कि दैट जो फेन दिस सिकनेस, और उस दिन उसने बीमारी का बहाना लगा के वो घर बैठ गया और सारा जो ब्लेम है उसने स्टीव पे डाल दिया। एंड जो डिनाइज दी, जो मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जॉर्ज को, पर जो है वो जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। बट द एनी रन्स आफ्टर हिम, एनी भागती हुई आती है एंड जो अनाउंसेस टू क्रिस, और जो है वो क्रिस को कहता है इन फ्रंट ऑफ द गेट दैट द जॉर्ज स्टोरी इज़ ट्रू। पर इतने में ही क्या है, जो डिक्लेयर कर देता है कि जो भी जॉर्ज ने बोला वो सब कुछ सही है। यानी एक तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था यहाँ पे कैरेक्टर जो के अंदर, और हार्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शंस कहते हैं इसे, जब दिल और दिमाग दोनों की लड़ाई होती है। इससे इंटरनल डिसोल्यूशन और आईडी का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। और यहीं पे इंटरनल डिसोल्यूशन से बचने के लिए एक ऑफ शूट निकल के आता है और उसी ऑफ शूट में इसने बोल दिया, फाइनली डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे जॉनी कि हाँ मैंने ही उसको फंसाया था। चलती है, देखो क्रिस को ये बात नहीं पता थी कि ये सब हुआ है, तो क्रिस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसको लगता है कि फादर प्रोड्यूस द डिफेक्टिव पार्ट्स, और जो ने जो है वो स्टीव को जेल में डलवाया एंड प्रोसीडेड टू मेक अ फॉर्च्यून फ्रॉम द फैक्ट्री इन द पोस्ट वॉर बूम। क्योंकि वॉर कंडीशन में जो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक तरह का मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड और इंडस्ट्रियल फेज, इवन अमेरिका को दिखाया गया कि किस तरह से अमेरिका ने जो सक्सेस लीड किया था उस समय पे इस तरह की डीलिंग रही होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि अमेरिका का जो कैपिटलिस्टिक एजेंडा था और इवन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका की कंडीशन ख़राब हो गई थी, उससे इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से उसने पार्ट्स को बेचना शुरू करा और अलग अलग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इतना ज़्यादा पार्ट्स बेचा अलग अलग उनके, और जिस वजह से अमेरिका जो है वो उभर के आ गया और एज एन आगे जाके बाई पोलर नेशन में काउंट होने लग गया। उसके बाद 1991 में यूनिपोलर नेशन के फॉर्म में अमेरिका एज एन लीडर के तरह उभर के आया। तो यहाँ पे बता रखा है पोस्ट वॉर कंडीशन, और इवन द पोस्ट वॉर कंडीशन छोड़ो, पोस्ट वॉर के टाइम पे जो इकोनॉमिक जो वो था कि रेस किस तरह से चल रही थी कि, और इवन अमेरिका किस तरह से अपनी कल्चर को डिसॉल्व करता हुआ मॉरल मॉरल लेसन को डिसॉल्व करता हुआ बस सिर्फ प्रॉफिट एजेंडा पे काम कर रहा था, जिसे हम कहते हैं आउटवर्ड कैपिटलिज्म, उसकी तरफ मूव हो रहा था। क्रिस को फील हुआ कि दैट फादर जो है उसका वो इमोरल है, वो नैतिक नहीं है। और उसके बाद जो एंड द केट वीप ऑन दी हाउस बैक पोर्च, और उसके बाद जो और केट जो है वो रोने लग जाती है क्योंकि केट को पता चल गया, इवन जो और केट इनको तो पता ही था, पर उन्हें लगता है कि नहीं अब जो क्रिस है वो उनसे दूर ना हो जाए। और ऐसे ही जब प्ले के एंड में द 2 ऑफ द मॉर्निंग द फॉलोइंग डे द क्रिस रिटर्न टू द ड्राइव टू फाइंड द एनी एंड द जो केट आउटसाइड। जब क्रिस को ये पता चलता है कि इतना ज़्यादा धोखा दिया उसके फादर ने उसे भी और सबको भी, तो वो एक ड्राइव के लिए निकल जाता है, एक लंबी ड्राइव के लिए। फिर अगले दिन सुबह को जब वो आता है तो क्रिस आता है वापस,
और एनी हु वांट्स टू केट टू बिलीव दैट द लैरी इज़ ट्रूली डेड। तो उस टाइम पे जैसे ही वो वापस आता है तब वो देखता है कि जो एनी है, एनी जो है वो केट को अब क्लियर कर रही है कि लैरी की सच में डेथ हो गई है एंड क्रिस कैन बी मैरिड, ताकि वो क्रिस से शादी कर सके। और इसी में दैट शी रोट केट अ लेटर, तो वो केट के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें कहती है कि द लैरी रोट हर अ डे बिफोर हिज डेथ, कि लैरी ने मुझे ये लेटर लिखा था अपने मरने से एक दिन पहले, which he said his plane would go missing in act of suicide, and out of the shame that Larry feels for the Joe and the Steve's guilt। उसने बोला था कि क्योंकि देखो लैरी को ये बात पता चल गई थी कि उसके फादर ने जो है वो 21 जो है पायलट की जिनकी डेथ हुई है वो उसके फादर की वजह से हुई है। इसीलिए उसने एक लेटर में ये लिखा था कि अब वो उसका प्लेन भी जो है वो मिस होने वाला है, और ये जो कि सुसाइड उसने पहले ही बोल दिया था कि मेरा प्लेन मिस होगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि उसने सुसाइड किया है। ये बात जब पता चलती है जो को कि उसके जो वो 21 जो अलग है और जो उसका जो बेटा है उसकी डेथ की वजह प्लेन क्रैश नहीं जबकि वो सुसाइड था, तो वो अंदर से टूट जाता है। जो फॉर अ लॉन्ग टाइम कंफर्टेड हिमसेल्फ एंड फॉर नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर उसे लगता है कि वो जो एक उसका बच्चा नहीं, उसके साथ साथ 21 जो पायलट मरे हैं वो सब उसके बेटे थे। इसीलिए यहाँ से है ऑल द सोल्जर्स आर हिज सन्स एंड गोज अपस्टेयर। उसके बाद वो ऊपर जाता है, उसके बाद वो भी क्या करता है, विल टर्न हिमसेल्फ इनटू द स्मॉल एंड बट ए गन शॉट इज हर्ट। उसके बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है, शूट कर लेता है, and killed himself in the house, and the Chris tells his mother that outside he didn't intend for this happen। केट इसके बाद जब क्रिस को ये लगता है, क्रिस उसके बाद अपनी मदर को बताता है that outside he didn't intend to this to happen, वो उसे सोचा नहीं था कभी कि इस तरह से जो भी करेंगे यानी उसके फादर करेंगे। केट क्रिस को बोलती है और एनी को बोलती है एक काम करो तुम यहाँ से दूर चले जाओ, सिंस द गिल्ट दैट हैज ravaged the Keller फैमिली एंड ब्रिंग नथिंग बट हार्म, क्योंकि ये जो गिल्ट फैक्टर है ये तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचाने लग जाए, तो यहाँ से दूर चले जाओ और अपनी लाइफ को वहाँ शुरू करो। और यहाँ पे ये प्ले एंड हो जाता है। कि फाइनली इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो सब आपको कवर करने हैं, इवन फॉर द पीडीएफ जो कि जिसके चार्जेस लगेंगे, बट स्टिल पीडीएफ की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार वैसे भी देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप नीचे कमेंट जरूर करो आपको वीडियो कैसी लग रही है। लैरीज ट्री, लैरी का जो डिसअपेरेंस इन द वॉर द केलर फैमिली, वो ट्रॉमा एक ट्रोमेटिक लाइक कंडीशन है। और इवन द बैकयार्ड में जैसे सीन को दिखाया गया, मैंने बोला था दैट फाउंड द शॉन द हाफ बाय द विंड, तेज़ हवा चलती है और वो अगस्त के महीने में जो है वो पेड़ टूट जाता है। और यहाँ पे जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, अबाउट द लैरीज लाइफ। और जो ट्री सर्व एज ए कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक पर्पस, इट इज़ प्लांटेड टू सिम्बलाइज द लैरीज लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड इवेंट टू द दैट द आइडिया दैट मैनी बिलीव दैट लैरी टू बी ऑलरेडी डेड एंड गोन। और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है सबको पता है कि लैरी जो है लैरी की डेथ हो चुकी है, तो वो केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। केट के लिए वो ट्री एज एन लैरी है और वो आधा शूंड यानी आधा टूट चुका है, जिसका मतलब है कई लोगों को पता चल गया कि लैरी जो है वो ज़िंदा नहीं है। पर ये जो आधा फ्रेम है वो जो ज़िंदा रख रखा है वो केट ने बस रख रखा है उसे, तो केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल क्लियर होता है। इसके साथ साथ जो है द प्ले के एंड में दैट एनी रिवील्स दैट लैरी सुसाइड लेटर टू द केलर, कि किस तरह से लैरी ने जो है वो सुसाइड किया था। एंड द लैरी इज़ नेवर कमिंग होम एंड द ट्री एंड द नो ट्री दैट शी मस्ट कम टू द टर्म्स एट लैरीज डेथ। और इससे क्लियर होता है कि किस तरह से जो है वो जो पेड़ है वो पेड़ होता ही नहीं है, एंड की कहानी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पेड़ नहीं देखने को मिलता। तो एज एन ट्री की तरह जो है बैकग्राउंड पे एज एन ट्री के थ्रू जो है कहानी में ये कई सारे सिंबल को क्रिएट किया गया है। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम ट्री को दिखाया गया तो लैरी था, हाफ दिखा दिया, आधों को लग रहा था कि लैरी है कि नहीं है। उसके बाद एंड में ट्री नो ट्री दिखाया गया, क्योंकि जब वो लैरी के सुसाइड के बारे में एनी ने बता दिया तब उस ट्री को गायब ही कर दिया गया। जैसे कि एनी का जो है इन एक्ट नंबर 1 जब क्रिस ने उसको जीआई इन द वॉर, और दैट हु ऑफर द क्रिस यानी जीआई किस कैरेक्टर जिसने क्रिस को ऑफर किया था द लास्ट पेयर ऑफ द ड्राई सॉक्स। क्रिस व्यू दैट द गेस्चर ऑफ दीज सॉक्स इज इंडिकेटिव ऑफ द काइंड ऑफ द केयर एंड द ब्रदरहुड यानी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का सिंबल था ये, और यानी ब्रदरहुड का, इवन फॉर द ह्यूमैनिटी का भी। तो ब्रदरहुड इज़ नाउ लॉस्ट इन द पोस्ट वॉर और मटेरियलिस्टिक कल्चर। फिर बताया गया कि पोस्ट वॉर यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था, ये सब यानी ब्रदरहुड ये सब कुछ ख़त्म हो गया, इवन द मटेरियलिस्टिक कल्चर को दिखाया गया। तो वही सब जो है यहाँ पे एज एन सॉक्स इस चीज़ का सिंबल है, यानी सॉक्स के थ्रू ये बताया गया है, सॉक्स एज एन सिंबल है ह्यूमैनिटी का, ब्रदरहुड का, इक्वालिटी का,
एंड इवन फ्रेटर्निटी का और कई जगह जो है लिबर्टी का भी। पर वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सबका वो होमोसेंट्रिक अप्रोच ख़त्म हो गया, ब्रदरहुड अप्रोच ख़त्म हो गया, मटेरियलिस्टिक एजेंडा चल गया, जहाँ पे सिर्फ कुछ प्रॉफिट के लिए जो है वो जो ने जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया कि ठीक है कि ये बेशक पार्ट्स चाहते हैं तो जाओ, पर हमें तो सिर्फ प्रॉफिट अटेन करना है। तो वो जो कैपिटलिस्टिक माइंड है, जो कैपिटलिस्टिक एजेंडा है, उसको भी दिखाया गया है। धनुष, देखो फैमिली जिसको मैंने कई बार बोला दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और ये सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज़ द फैमिली। उस पूरी कहानी में सच में फैमिली को एक बहुत बड़ा रोल में दिखाया गया, क्योंकि पूरी कहानी की स्टार्टिंग में ही अगर आप फीमेल कैरेक्टर यानी एनी को देखते हो तो एनी का पूरा पर्पस क्या है, इज़ अबाउट द मैरिज। और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एजेंडा के बेस पे ही मैरिज करना है, बट स्टिल कि मैरिज करके एक फैमिली को मेंटेन करना है, जो कि उस टाइम पे एक नेसेसिटी भी थी अमेरिका को, जहाँ फील होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से जो फैमिलियल डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे थे और बेसिक यूनिट जो है सोसाइटी की वो डिस्टॉर्ट होने लग रही थी। तो वो ये दैट द जो प्राइमरली अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ द वाइफ केट एंड द सन क्रिस। उसके बाद लैरी द प्लेन क्रैश, ये सब दिखा रखा है। उसके बाद एनी जो है वो लैरी के साथ कैसे पहले लव में होती है, उसके बाद स्टीव के साथ आ जाती है इन ऑर्डर टू अगेन मैनेज द फैमिली। तो जो फैमिली का जो सिग्निफिकेंस है और जो फैमिली का जो यहाँ पे एक तरह का जो कहानी में दिखाया गया दैट इज़ द अर्ज, इवन कितना ज़्यादा अंदर से डिमांड है इन ऑर्डर टू मेक दैट फैमिली, कि फैमिली करेंगे, फैमिली बनाएंगे। और वो जो है दिखाती है अबाउट दी अमेरिका का उस समय का जो बेसिक स्ट्रैटेजी, यानी जो जो बेसिक और जो लेयर है वहाँ पे किस तरह से फैमिली डिस्टोर्ट होती जा रही थी, उसको दिखाया जा रहा है। फैमिली का ही वो चल रहा है, जैसे कि हम देखते हैं डॉक्टर जिम बैलिस की अगर बात करते हैं, वो अनहैप्पी विद द वाइफ स्यू, दो ही रिटायर्ड briefly to leave her in the past, but he has written largely given up his dream of becoming the medical researcher so that he can make the enough money for the show। तो ये है कि किस तरह बताया गया कि जिम बैलिस जो है वो भी खुश नहीं था अपनी वाइफ स्यू से, पर थ्रू ही ट्राइड ब्रीफली टू लीव हर इन द पास ही हैज़ रिटर्न। पर वो चाहता था उसे छोड़ दे, पर वो फिर भी वो वापस जाना चाहता है, ताकि वो एक बड़ा मेडिकल रिसर्चर बन के वो वापस अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है, ताकि वो उसको एक अच्छी लाइफ दे सके और अच्छी खासी जो है वो पैसे भी दे सके। फ्रैंक ल्यूबे इसी तरह से लीडिया, वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ऑफ द जॉर्ज। देखो ये जो लीडिया है, ये चाइल्डहुड मतलब यानी बचपन में जो है वो जॉर्ज इसे पसंद करता था, यानी जॉर्ज के लव था लीडिया के साथ। जॉर्ज यानी एनी का जो भाई है वो पसंद करता था लीडिया को। पर द फ्रैंक एंड द लीडिया हैव 3 चिल्ड्रन टुगेदर। इस तरह से फ्रैंक और लीडिया के जो हैं वो 3 बच्चे थे, जब कहानी में हमें पता चलता है। और जॉर्ज जो है वो बिलीव करता है दैट इज़ द बैड लक, कि ये बेकार लक है, एंड रिजल्टेड इन द फ्रैंक विनिंग ऑफ द लीडिया, कि किस तरह से फ्रैंक ने जो है वो लीडिया को जीत लिया। यानी सिंपल ये है कि जॉर्ज का सपना था कि वो लीडिया के साथ जो है अपनी फैमिली को बनाए, ऐसे जिम बैलिस का था कि वो अपनी फैमिली स्यू के साथ बनाए। ठीक है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे जो हैं वो फेल हो रहे हैं, और एट दी एंड हमें देखने को मिला कि क्रिस भी है वो बिल्कुल एंड में जाके एनी से मिला है, वो भी फेलियर के उस पे वर्ज पे थे, बिल्कुल किनारे पे, बट स्टिल मैनेज किया कि सब के सब कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को मैनेज करने के सीन में थे, और इन ऑर्डर टू मेक द फैमिली थ्रू मैरिज, वो इस पूरी कहानी में दिखाया गया था, सोशल फैब्रिकेशन ऑफ द स्टोरी। हमारे पास लॉस एंड मेमोरी का है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट लॉस्ट सीन दिखा रखा है, जैसे कैरेक्टर लैरी है, लैरी यहाँ पे दोनों चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, लॉस और मेमोरी को। ये राइटिंग को नॉस्टैल्जिक बताती है, इवन दैट लॉस, और ये भी दिखाती है किस तरह से लैरी जो है वो गायब भी हो गया। तो बहुत सिंपल है दैट शी बिलीव्स, और ये केट के थ्रू जो है प्रेजेंट हो रहा है ये थीम, यानी लॉस एंड मेमोरी का। कैरेक्टर के थ्रू जो है वो चेंज होता जा रहा है, जैसे कि क्रिस के थ्रू जो लॉस्ट का और लॉस एंड उसका सीन है, इवन फॉर दी ब्रदर के रिगार्डिंग भी था और फॉर दी एनी के रिगार्डिंग भी था। एंड इवन लॉस्ट जैसा सीन और भी फील हुआ क्रिस को जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्शंस आए जो के रिगार्डिंग, जब पता चला कि जो ही उस पूरे प्लान का जो है वो मास्टरमाइंडेड था। उसके बाद जॉर्ज का सीन है, जॉर्ज एंड लीडिया, यहाँ पे भी मिसिंग का सीन है। और इवन जो हमारे पास जो पहले डॉक्टर वाला जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, वहाँ पे भी लग रहा था वो पूरा लॉस का। तो ये जो, और इवन कहानी के एंड में भी कि फादर ने सुसाइड कर लिया, इवन जॉन ने सुसाइड कर लिया, वहाँ पे भी लॉस के तरफ जो है प्रोपेल कर दिया इस पूरी कहानी को, कि एक तरह से पैरेलल वेंट की तरह छोड़ दिया आगे, कि प्रोपेलिंग फेज में भी इसे लॉस और मेमोरी के सीन में डाल दिया इस कहानी को। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
कॉन्सिक्वेंसेस ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर ले सकते हो उसे। वॉर के रिगार्डिंग है, मैंने बोला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग है। रियल हिस्ट्री को ट्रेस किया है अमेरिका के, इवन द अमेरिका के सक्सेस के पीछे, और जो अमेरिकन ड्रीम का जो कंसेप्ट है कि किस तरह से अमेरिका पहले कुछ भी नहीं था, फिर वहाँ के जो यूथ है उन्होंने अमेरिकन ड्रीम जैसा नारा दिया और बहुत मेहनत करना शुरू करा, और कैपिटलिज्म में अमेरिका ने अपने आप को पूरे एज एन लीडर बना दिया सभी देश का, और आज भी वो बना बैठा हुआ है। मोरालिटी सबड्यू करती है, बिल्कुल जहाँ कैपिटलिज्म अगर ऊपर जाएगी तो वहाँ मोरालिटी जो है वो सबडक्शन होगा। कैपिटलिज्म पूंजीवाद सत्ता जहाँ प्रॉफिट का एजेंडा होगा तो वहाँ पे जो है वो मोरालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्या सही है क्या गलत है वो नहीं, सिर्फ जो मेन एम है दैट इज़ अबाउट मेकिंग द प्रॉफिट। और कॉन्सिक्वेंसेस यही है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट यही होता है कि ह्यूमैनिटी की डेथ होने लग जाती है, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इवन जो है जो कल्चर का डिसोल्यूशन देखने को मिलता है। सबसे मेन तो ये है, कैपिटलिज्म का राइज होगा तो सबडक्शन होगा मोरालिटी का, मोरालिटी सबड्यू होगी तो उसके साथ साथ जो है कल्चर का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। बात जो है आईडी डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि मान लो अगर कल्चर का डिसोल्यूशन हो गया तो जो आईडी है द ईड एंड इवन दैट द सोशल आइडेंटिटी वो पर्सन का डिसॉल्व होने लग जाता है। और सोशल आइडेंटिटी जब उसका समाज में उसका रोल ख़त्म हो जाता है, उसे लगता है अब उससे कुछ नहीं होगा, दैट इज़ सुसाइड। और इसी को सुसाइड बोलते हैं। हम बोल सकते हैं दैट्स ऑफ शूट ऑफ social identity or the dissolution of the social identity is called suicide। और यहीं पे suicide है, जैसे कि जोक एंड में हमने देखा suicide है, इसी तरह से लैरी, यहाँ पे दो सीन अबाउट द suicide का, कि लैरी का भी जो है वो एक तरह से पूरा वो हो गया था सुसाइड पे, क्योंकि जब उसे पता चला 21 जो पायलट है वो उसके मरने की वजह उसके फादर हैं, तो उसकी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई कि वो किस घर से है किस उसमें है, तो इस वजह से उसके भी सुसाइड हो गया। और एंड में जो की आइडेंटिटी डिसॉल्व होगी उसकी भी सुसाइड हो गया, पर क्रिस की भी आईडी डिसॉल्व हो रही थी, बट स्टिल उसने मैनेज कर लिया क्योंकि उसको दूसरे आइडेंटिटी ने सपोर्ट किया, दैट इज़ ऑफ एनी। दैट वेल्थ एंड इट्स एक्यूमुलेशन, यानी पैसा इकट्ठा करना, जिसे मटेरियल अप्रोच कहते हैं। और अमेरिका एज एन उस टाइम पे अमेरिकन ड्रीम की तरह, वो पीछे वाला स्लाइड है, बस आप उस वाली स्लाइड को देख लो तो वही वाला टच यहाँ पे सेम है। तो सेम वही सारा कंसेप्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। और जो नेक्स्ट हमारे पास पेबिलिटी एंड द गिल्ट। देखो ये जो गिल्ट फैक्टर है वो तो हमने देखा इससे सुसाइड हुआ, और गिल्ट फैक्टर जो का ही नहीं था, गिल्ट फैक्टर यहाँ पे कईयों का था, फॉर जो का है गिल्ट फैक्टर, और इस तरह से सुसाइड हुआ। लैरी का गिल्ट फैक्टर है जिसकी वजह से वहाँ से भी सुसाइड हुआ। क्रिस का एंड में गिल्ट फैक्टर था जिस वजह से वो भी दूर हो गया। और एंड में जो है केट का गिल्ट फैक्टर आया जिस वजह से केट ने क्रिस और साथ ही साथ जो है एनी को बोला कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तो ये वो बताया गया कि किस तरह से सोसाइटी को बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल तोड़ दिया था इस तरह के फैक्टर ने। किस तरह के फैक्टर ने, यानी कैपिटलिज्म ने। ये जो कैपिटलिस्टिक अप्रोच होता है ये सोसाइटी के जो बॉन्ड होते हैं उसको बिल्कुल ही तोड़ देती है। और कल्पेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, इट मीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए फॉल्ट और रॉन्ग, जिसे हम ब्लेम कहते हैं। ये जो ब्लेम गेम है उसके ऊपर भी ये कहानी मूव कर रही है। तो कल्पेबिलिटी, कल्पेबल भी जो इसका है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉल्ट, वो फॉल्ट किया था जो ने और उसके बाद उसे डाल दिया स्टीव पे, जिस वजह से जॉर्ज की लाइफ जो है वो पोल्यूट होनी शुरू होगी, वो डिस्टॉर्ट होनी शुरू होगी, वो थ्रैश होनी शुरू हो गई। इवन फॉर द एनी द सेम इज़ फॉर द एनी। अब यहाँ पे जैसे कि जो का डिसीजन था इज अबाउट द पुट द प्लेन वाज अ स्मॉल वन and a guilt by saying that at least that his own son didn't fly the P-40s, so he didn't kill his own son। यहाँ पे बोला भी है उसने जो ने कि वो अपने लड़के को नहीं चाहता कि वो P-40 प्लेन पे करे, क्योंकि P-40 प्लेन की डीलिंग हुई थी। इसके 21 पार्ट्स जो है वो नकली लगाए गए थे, इसके पार्ट्स नकली निकाले गए थे, जिसकी वजह से 21 पायलट की डेथ हो गई। और ये भी बोला था कि P-40 में वो अपने बेटे को नहीं उड़ाएगा, क्योंकि लैरी को डेथ लगा थ्रू ये बिलीव दैट लैरी डिडंट फ्लाई द P-40, द 21 पायलट्स फॉर इनडायरेक्टली कॉजिंग द लैरीज डेथ। पर 21 पायलट की वजह से लैरी की डेथ हो जाएगी ये उसने सोचा नहीं था, क्योंकि अगर जिस दिन लैरी को ये बात पता चली तो वो सुसाइड करेगा, और वो ही हुआ इस कहानी में। इम्पॉर्टेंट जो कि सच में जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो उसमें आपकी हेल्प होगी। इवन कुछ लाइंस को आप याद कर सकते हो, और थोड़ी भी एक दो लाइन लिख दो उसके आगे डॉट 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 अगर आप ऐसे से लगा सकते हो तो वो भी बात सही है।
जैसे कि इफ़ आई हैव टू द ग्रब फॉर द मनी ऑल द डे लॉन्ग एंड एट लीस्ट एट द इवनिंग आई वांट इट ब्यूटीफुल, आई वांट अ फैमिली। देखो जो फैमिली वाला जो मैंने करवाया था आपको कि एज एन फैमिली और फेमिलियल ऑब्लिगेशन, दैट इज़ अगेन द सेंट्रल थीम ऑफ द राइटिंग। वहाँ पे आप इस लाइन को लिख के आ सकते हो को साफ कई कैरेक्टर ने बोला है दैट आई नीड फैमिली, आई वांट फैमिली, आई वांट सम किड्स, और लो यहाँ पे आई वांट टू बिल्ड समथिंग दैट आई कैन गिव माई सेल्फ टू। मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, इवन मैं सोसाइटी को फ्रेम करना चाहता हूँ, मैं कुछ डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो एग्जैक्ट जैसे ये डायलॉग कब बोले गए थे, इवन दैट प्ले में देखते हैं तो क्रिस जब फाइनली कन्फ्रंट्स विद द जो अबाउट द क्रिस डिज़ायर टू मैरी एन, यानी जब क्रिस ने अपने फादर को बता दिया था कि वो अब जो है वो एन से शादी करने वाला है, इवन दैट एन से शादी करने वाला है, तब उसने ये लाइन बोली थी दैट आई हैव टू ग्रब मनी फॉर ऑल द डे एंड द लॉन्ग, कि मैं भी पैसे कमाऊंगा सारे दिन के लिए एंड वांट फैमिली, पर मुझे मेन क्या है दैट आई नीड ए फैमिली। यहाँ पे दो अलग अलग फेजेस का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, दैट इज़ अबाउट द सोसाइटी, और सोसाइटी के दो एक तरह से वे, एक हमारे पास है फैमिलियल लव और दूसरी तरफ हमारे पास इज़ अबाउट द मटीरियल ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट और द प्रॉफिट मेकिंग माइंड, तो उसके बीच में है। अब यहाँ आई डोंट नो वट यू मीन एंड यू वॉन्टेड मनी सो आई मेड मनी, वट मस्ट आई बी फॉर गिवन, यू वॉन्टेड मनी डिडंट यू। अब ये लाइन कौन है, देखो एक्ट 3, लास्ट एक्ट, एक्ट नंबर 3 में, बिल्कुल लास्ट एक्ट में जो है वो जो ये लाइन बोलता है केट को, कब बोलता है, जिस समय जो है क्रिस ड्राइव पे चला जाता है, जब क्रिस को पता चल जाता है कि जो ने फंसाया है स्टीव को, तो उसे गुस्से में आता है और वो उससे उसके थ्रू जो है वो वहाँ से भाग जाता है और ड्राइव के लिए चला जाता है। जब केट जो को बोलती है कि तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए ताकि क्रिस को ऐसा लगे क्रिस की फॉरगिवनेस के लिए या उसे माफ़ करना चाहिए, तब वो जो बोलता है दैट हैज़ ऑलवेज बीन फोकस ऑन मनी एंड द फैमिली एट द कॉस्ट ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी, कि मैंने हमेशा जो है मनी पे फोकस करा और फैमिली पे फोकस करा मॉरल इंटीग्रिटी के छोड़ के, यानी मॉरल इंटीग्रिटी भी मैंने कुर्बान कर दी दो चीज़ के लिए, पैसे और फैमिली के लिए, और आज तुम सब मुझे जो है वो ब्लेम कर रहे हो। कि दीज क्वेश्चन पोस्ट बाय द जो ने ये बात जो है वो क्रिस को बोली, द प्लेस वॉल इन कंक्लूजन, जब यहाँ पे प्ले के कंक्लूजन पे आ रहा था ये पूरा प्ले, उसने बोला दैट जो बिलीव दैट एवरी वन हु डिड द बिजनेस विद द मिलिट्री ड्यूरिंग द वॉर डिड एग्जैक्टली वट ही डिड, सब ने वही किया जो वो कर रहा था, दे कट कॉर्नर, सब ने अपना काम निकाला, मेड कॉम्प्रोमाइजेस एंड सर्व द गोल्डन काफ। Prior to this outburst, the Chris suggested that the Joe's money is dirty. पर उस पर क्रिस ने रिप्लाई किया कि आपके जो पैसे हैं वो ही गंदे हैं, समथिंग टू ऑफ द ashamed of, इसमें शर्म आनी चाहिए, बट द जो बिलीव दैट इट वाज ऑल द डर्टी दैट इट गोज टू द प्रिजन एंड हाफ द कंट्री शुड गो। तो उसने बोला कि ऐसे सारे पैसे अगर गंदे सारे पैसे देखा जाए तो पूरा आधा देश जो है वो जेल में जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से अमेरिका में डिसोल्यूशन ऑफ कल्चर को देखने को मिलता है। मॉरल इंटीग्रिटी जैसे प्रिंसिपल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस उठाए गए, तो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट, देख के रोक के पढ़ लेना, और याद होता है तो बहुत अच्छी बात है वो। जैसे दैट एवरीथिंग वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बट इट सीम्ड दैट मी दैट वन न्यू थिंग वाज मेड अ काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन फॉर मैन। तो मैन फॉर मैन, यहाँ पे एक जो लाइन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो मैन फॉर मैन कंसेप्ट है, देखो ये एक चीज़ की आपको और याद दिलाएगा अबाउट द फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी के वर्क अगर आपने पढ़े हों, तो फिलिप सिडनी जो है वो भी वॉर में थे, और उसके बाद जो है वो दैट वंडेड इन बैटल, उन्हें भी एक बैटल में जो है उनको चोट लगी थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्हें प्यास लग रही थी, और उसके बाद एक बॉटल ऑफ वाटर वॉज ब्रॉट टू हिम, एक पानी की बोतल को उनके पास लेके मतलब उन्हें दिया गया, ऑफ़र किया गया, एंड गोइंग टू ड्रिंक, वो पीने ही जा रहे थे उस पानी की बोतल को, पर उन्होंने बोला, पर देखा आसपास एक सोल्जर को, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सिडनी ने क्या करा, गेव हिम द बॉटल, उसने वो बॉटल उसे दे दिया, और एक लाइन बोली, ये आपको पता हो शायद, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, और राइट अ स्टोरी विद द टाइटल एंड द मॉरल। और फिलिप सिडनी ने इसी के ऊपर जो है एक कहानी लिखी है कि दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन या द नीड इज़ मोर देन माइन। ठीक है, यहाँ पे तो ये सेम एजेंडा यहाँ पे सेट होता हुआ मिलता है, द मैन फॉर मैन एंड फिलिप सिडनी का द नीड इज़ ग्रेटर देन मैन। तो यहाँ पे सॉक्स दिया गया है, और सॉक्स किस चीज़ का है, इज़ अबाउट द फ्रेटर्निटी, इज़ अबाउट द लव, ठीक है, उन सब का सिंबल है। बाकी ये वाला कोटेशन आप कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार अगर आपको देखना हो तो आप रोक के स्लाइड को देख सकते हो।
बाकी ये वाला कोटेशन है, ये कोटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल एट द एंड बोला गया है ये प्ले के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्ले के एंड में बोला गया, जैसे कि दैट यू कैन बी बेटर once and for all, that you can know that there is a universe of the people outside and you're responsible to it, unless that you know that they unless you know that you threw away your son because that's why he died। तो ये बात इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्रिस ने बोली है ये बात रिगार्डिंग किसके, जो के, और बोली किसको, केट को। जो के सुसाइड से पहले ये बात लाइन बोली गई, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द डायलॉग दे प्ले बिफोर द गन शॉट दैट सिग्नल के अब जो के जो है सुसाइड होने वाला है या करने वाला है। यहाँ पे क्रिस ने रिप्लाइज टू द केट्स प्ली, व्हाट मोर कैन वी बी, कि हम और क्या कर सकते थे तुम्हारे लिए, ये केट ने बोला था। तो केट को रिप्लाई करते हुए क्रिस ने बोला दैट यू कैन बी बेटर, तुम इससे भी ज़्यादा कर सकते थे। वंस एंड फॉर ऑल यू दैट यू नो देयर इज़ अ यूनिवर्स ऑफ द पीपल आउटसाइड, कि आपको पता है कि सब इसमें थे, सारे लोग इसमें थे। यानी कहने का मतलब ये है कि द क्रिस ने ये बोला दैट आइडियल दैट ऑल द सन्स फॉट फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सिर्फ हमारा आपका ही बेटा लैरी नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके साथ सारे लड़ रहे थे। तो इसीलिए इस टाइटल का नाम रखा दैट ऑल माई सन्स। अगर टाइटल पे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना आपको ये, और सॉक्स वाला वो भी करना है, और सिडनी का द नाइट इज़ मोर देन माइन उसको भी लिखना है, और ये जो लाइन्स हैं जो कोटेशन है इसको भी ऐड कर सकते हो आप। बाकी इस वाले कोटेशन को आपको करना, आप एक बारी स्लाइड रोको और देखो, उसके बाद ये सिंपल है। ये कोटेशन है, ये कोटेशन आप कर लेना, बहुत सिंपल है। एक बार इसको रीड करना है आप, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ही, बट स्टिल कोटेशन है तो एक बारी आप देख लेना। अभी हमारे पास इज द नेक्स्ट कोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑनेस्ट टू गॉड इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी व्हाट हैपन टू ऑल द चिल्ड्रन। यहाँ से भी लाइन आई है ऑल माई सन से, दैट हाउ वी वर्कड एंड द प्लान फॉर यू एंड यू एंड अप नो बेटर देन अस। ठीक है, लाइन कौन है, एक्ट नंबर 2 में है, और ये आफ्टर द जॉर्ज हैज़ अपीयर टू द कैलर्स होम। जब जॉर्ज कैलर के घर जाता है तो केट उसे वेलकम करती हुई बोलती है, केट बोलती है जिस तरह से उन्होंने सोचा था, अमेरिकन ड्रीम एक रखा था, इज़ टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, इज़ टू अर्न और टू मेक मोर मनी और विद हैप्पीनेस, वो सारा सीन जो है वो हुआ ही नहीं ऐसा कुछ जैसा उन्होंने सोचा था। दिस इज़ अमेरिकन ड्रीम। तो अमेरिकन ड्रीम का सारा कंसेप्ट जो है वो डिज़ोल्व होता हुआ दिख रहा है, कि जिस तरह से तुम्हारे फादर ने और इवन जॉर्ज के फादर ने भी जितनी मेहनत करी उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए, पर बिल्कुल उससे उल्टा हुआ। वहाँ वो बोलती है कि जॉर्ज को देख के कि वो किस तरह से ओल्ड हो चुका है, थिन था और ग्रे था, और इवन दैट दिस स्पेसिफिक टू जॉर्ज अपीयरेंस बिकॉज द प्लेस टाइटल एंड द ब्रॉडर थीम ऑफ द जनरेशन एंड रिलेशनशिप। किस तरह से दो अलग अलग जनरेशन के पॉइंट दिखाए गए कि एक जनरेशन ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, पर दूसरे जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल उसका उल्टा आया। द जॉर्ज, क्रिस एंड द लैरी आर द ब्रोकन मैन विद हु आर imprisoned in their own unhappiness and shame। वो अपने आप ही अंदर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे अपनी अनहैप्पीनेस और शेम जैसे फैक्टर पे। दे आर नो बेटर देन देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से कभी आगे निकल ही नहीं पाए। इनफैक्ट इन मैनी वेज दे आर वर्स, वो उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, बिकॉज देयर ऑन ड्रीम्स हैव बीन शटर्ड टू, क्योंकि अमेरिकन ड्रीम उनके जो पेरेंट्स थे वो अमेरिकन ड्रीम के चक्कर में उनके जो ड्रीम है उन सबको थ्रैश कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन। मिलर इन आर्थर मिलर्स ऑल माई सन, प्रैग्मेटिज्म का कंसेप्ट देखो। सबसे पहले रियलिस्टिक राइटिंग है, रियलिज्म फेस में मानी जाती है राइटिंग आर्थर मिलर की, जो प्ले है ऑल माई सन्स। आर्थर मिलर विद हिज प्ले हैज़ ब्रॉट बैक इनटू द थिएटर ड्रामा ऑफ सोशल क्वेश्चंस, इस बड़े बड़े कंसेप्ट को उठाया उन्होंने। हिज प्ले बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ सोशल रियलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सोशल रियलिज्म स्कूल से इनके प्ले को माना जाता है कि उस योनरा पे डिज़ाइंड है, यानी उस फील्ड से बिलोंग करती है राइटिंग, कि सोशल रियलिज्म यानी सोशल पर्सपेक्टिव को वर्ल्ड वॉर के टाइम को दिखाना, दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ द राइटिंग। उसके बाद ये उस तरह से राइटिंग है जैसे कि इब्सन लिखते हैं, गर्ल्स वर्दी ने राइटिंग लिखी, जी बी शॉ ने राइटिंग लिखी, द सेम इज़ फॉर द आर्थर मिलर। तो ये जो कंसेप्ट है इज़ अबाउट द अमेरिकन ड्रीम, और अमेरिकन ड्रीम का जो कंसेप्ट है वो इसमें दिखाया गया है। अमेरिकन ड्रीम और उसके बाद सोशल मैटर लाइक रियलिस्टिक मैन और हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ द एज, और डिफरेंट डिफरेंट जो है अलग अलग टाइम पीरियड, उसको इवन द वर्ल्ड वॉर का जो कोर रिफ्लेक्शन है उस राइटिंग के थ्रू दिखाया गया है। अच्छा, ये राइटिंग यहाँ से ध्यान रखना है आपको, रियलिज्म हो चाहे वर्सिबिलिट्यूड हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रैग्मेटिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है,
जिसमें कि कोई भी बाहर की चीज़ें को ऐड नहीं किया जाता, विदाउट एनी फैब्रिकेशन कोई भी रोमांटिक या रोमांटिक एसेंस नहीं डाला जाता, ना कोई मिर्च मसाला इस तरह का कुछ मिक्स करना है, बल्कि जो चीज़ है उसे एग्जैक्ट और एप्ट वैसे ही मेंशन करना है, क्लैरिटी मेंटेन करने मतलब के साथ। तो इट ऑल्सो मीन्स दैट रियलिज्म में क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट को, एग्जॉटिक मैटर को हटाया जाता है, सुपर नेचुरल इवेंट्स नहीं होते, इससे मिसकंसेप्शन नहीं होता, फेरी टेल नहीं होता, बल्कि जो है एज एन कोर रिफ्लेक्टेशन के फॉर्म में उसे दिखाया जाता है, इन अ कोर रिफ्लेक्टेड वे, प्रॉपर रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाया जाता है इसमें। तो इन द 19th सेंचुरी यूरोप यानी फ्रांस एंड दे ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड इन द कंट्री लाइक इंग्लैंड, यूएस। तो फ्रांस में शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये बाकी अदर जो कंट्री है उनमें इस तरह की राइटिंग जो है वो पहुंची। रियलिज्म बिकेम अ मूवमेंट इन आर्ट एंड सीयर अवे द रोमानिसिज्म व्हिच डोमिनेटेड द फ्रेंच लिटरेचर। बाद में इसी रियलिसिज्म ने जो रोमांटिक एसेंस को भी बरकरार रखा। रियलिज्म ने क्लासिकल सब्जेक्टिविटी कंसेप्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर को हटाया, और जबकि एक न्यू फॉर्मेट रखा प्ले का और लिटरेचर का, जिसमें कि बोला गया कि जैसे जो सोसाइटी में चल रहे हैं, जो समाज में बहुत ही लो लेवल पे जिन सब चीज़ों को दबाया जा रहा है, या फिर जो ऐसी सी चीज़ें हैं जो कि सबके सामने नहीं आ रही, उन सबको बिल्कुल सबके सामने लाना है। दैट इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक पीस ऑफ राइटिंग। Joe prominent aspect of the play of the Arthur Miller is that he has brought back into the theatre the drama of social question। देखो ये जो समाज में जो चीज़ चल रही है, जो उल्टी सीधी चीज़ें चल रही है, उसको थिएटर में लेके आना, ये काम मिलर ने किया। रियलिस्टिक ड्रामा होती थी इनकी राइटिंग में, इसमें आइडियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट का इन्होंने रोल प्ले करा है। इवन इन हिज ड्रामा दैट ही डील्स विद ऑल द फैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी अमेरिकन लाइफ को बिल्कुल प्रेजेंट किया है, एंड ऑल्सो द प्लेजेंट एज वेल एज अनप्लेजेंट, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, सब पल को। The drama of the social question in the England were rejected on the ground of the being superficial and dramatic form, in which the social question were ordinarily raised had become inadequate, decline the low pressure on naturalism. Arthur Miller, one of the great American dramatists, as a catalyst to break out the deadlock of reinvigorating the passion of revival and effective range of experiment in dramatic form। बिल्कुल सही कि किस तरह से ड्रामेटिक फॉर्म को, सोशल क्वेश्चन के कंसेप्ट को कई बार सुपरफिशियल बोल दिया गया था, बट नहीं, आर्थर मिलर ने एक न्यू कंसेप्ट लेके आए। उन्होंने सोशल क्वेश्चन को बिल्कुल इन ट्रू एंड आउटराइट मैनर सबके सामने रखा, एक नया ड्रामेटिक फॉर्म को उन्होंने दिखाया। और मेन बात ये थी, दिस इज़ एन अमेरिकन ड्रामा और अमेरिकन आर्ट फॉर्म, जिसको दुनिया के आगे रखा। With constant introspection and analysis, I reached to conclusion। ये हटाओ यहाँ पे simple। अब ये they're talking about the context of America। The country witnessed a Great Depression, Civil War, and brought about the revolution in the literature of America। इन इतने सारे चीज़ों की वजह से जो है अमेरिका में काफ़ी रिवोल्यूशन आया। पहले ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद सिविल वॉर भी ब्रेक हुआ अमेरिका में, और इवन इन सब की वजह से, और ये होने की वजह क्या थी, वो थी कैपिटलिस्टिक का एक्सप्लॉइटेशन, किस तरह से नीचे वाले स्तर के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस तरह से आती जा रही थी, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। तो ये जो है इन सब के ऊपर ही राइटिंग को डिज़ाइन करा हुआ है। दिस होल प्रोजेक्ट इज डिटेल अबाउट द रियलिज्म दिखाया गया इसमें, एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्थर मिलर ऑल माई सन्स। बाकी आप एक बार इस स्लाइड को रोको और देखो, इसमें सब वही सब कुछ मेंशन है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट ऑल माई सन इज अ ट्रेजेडी। ये जो ऑल माई सन है विद द फेट ऑफ द जो केलर के फेट्स हम देख सकते हैं, यस दिस इज अ ट्रेजेडी। अब देखो ट्रेजेडी में क्या होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होगा वो एक फ्लॉ करेगा, और उस फ्लॉ की वजह से उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा उस कैरेक्टर का, और वो कैरेक्टर जो है अप टू द एंड जब हम पहुंचेंगे तो टोटली जो है वो थ्रैश हो चुका होगा, टूट चुका होगा। और ये साफ यहाँ पे देखने को मिलता है। हम क्लासिकल स्टाइल में ना जाते हुए, अरिस्टोटल के पोइटिक के थ्रू ना जाते हुए, हम इग्नोसिस और साथ ही साथ जो है परजुएशन, इन सब चीज़ों पे ना जाते हुए हम नॉर्मल अगर बात करते हैं, तो दिस इज स्टिल अ ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी है, एक क्लासिकल ट्रेजेडी नहीं है, बट स्टिल अ ट्रेजेडी, क्योंकि उसमें सेंट्रल कैरेक्टर नहीं, बेशक जो कैलर हो, पर जो कैलर ने एक फ्लॉ किया है, और वो गलती क्या थी, वो जो प्लेन के पार्ट्स हैं उसका अप्रूवल करवाया, और उसके बाद दूसरी गलती यहाँ पे एक और करी कि स्टीव को फंसवा दिया, और इस वजह से जो है डिसोल्यूशन होने लग गया सोशल आइडेंटिटी का, और जिसका इतना अंदर तक डिसोल्यूशन हुआ कि दैट लीड्स टू सुसाइड ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर। तो हम बोल सकते हैं इट्स अ ट्रेजेडी। वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, आप एक बार इस स्लाइड को रोक के देख लेना। बाकी मैंने आपको मेन बता दिया अबाउट द क्रक्स की, किस तरह से आपको मैनेज करते हुए लिखना है।
क्योंकि मेन थीम अगर आपको पता चल गया, उसके बाद आपको मिक्स कैसे करना है, ये पता होना चाहिए सुसाइड किस वजह से होती है और क्या होता है कि एक आइडेंटिटी फैक्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लाइफ एंड आइडेंटिटी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटी अगर ख़त्म हो जाए, इंटरनल कन्फ्लिक्शंस में कई वजह से ये आना शुरू हो जाता है आईडी का डिसोल्यूशन। और ऐसे कॉन्फ्लिक्शंस जो है वो आईडी को ख़त्म कर देते हैं। जब आईडी नहीं रही, आइडेंटिटी नहीं रही पर्सन की, तब इस टाइम पे वो ऐसे सुसाइड जैसे कदम को उठाता है, जो कि इस कहानी में हमें साफ देखने को मिल रहा है। अब एक और नए क्वेश्चन के साथ, मिलर के ऑल माई सन एक पोर्ट्रेट है, बिल्कुल डिक्लाइनिंग मोरालिटी। ये मैं आपको ऑलरेडी बाकी स्लाइड्स में बता चुका हूँ, बस आपको ये स्लाइड रोकना है। और यहाँ पे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, लिखने का अंदाज जरूर देखना कि किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। ये एक सोशल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है कि मर्डर ऑफ मेटायर फादर एंड सन रिलेशनशिप, द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो ये जो फादर और सन के बीच में जो रिलेशन है, ये बेसिक यूनिट जो है दैट इज़ ए सोसाइटी के बेसिक यूनिट फैमिली। और फैमिली चलती है बॉन्ड पे, इट्स अबाउट द रिलेशन के अंदर के जो फैमिलियल मेंबर है उनके बीच में रिलेशन कैसा। और अमेरिकन ड्रीम में जो रूट लेवल पे सोसाइटी किस तरह से थी वो यहाँ देखने को मिल रहा है। फादर एंड सन का रिलेशन कैसा है, किस तरह से मटेरियलिज्म के थ्रू जो है वो हैप्पीनेस को सन की तरफ प्रोपेल किया जा रहा है, पर सन ने उस चीज़ को अपनाया नहीं, क्योंकि दोनों में जनरेशन गैप है। फादर जिस फेज़ में है वो अमेरिकन ड्रीम वाला कंसेप्ट है, पर सन के पास जो आया वो बिल्कुल एक तरह से अफ्लिक्टेड और टोटली जो है इंट्रोवर्ट कंसेप्ट की तरफ उसे मूव करवाया गया। हम बोल सकते हैं एक रेसिप्रोकेट किया गया, यानी उल्टा असर आना शुरू हो गया है। तो अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक नाम की अमेरिकन ड्रीम थी, पर सोसाइटी को किस तरह से ख़त्म कर दिया उसने, वो यहाँ पे। तो इसके थ्रू आपको फादर एंड सन के रिलेशन को दिखाना है। और कुछ कोटेशंस मैंने आपको बताई थी, वो कोटेशंस तो बहुत ज़रूरी है। उन कोटेशन के साथ साथ जहाँ जहाँ पे लाइंस लिखी गई हैं, और इवन एट द एंड वाला कोटेशन जो है इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे केट को जो है रिप्लाई देते हुए जो है क्रिस ने कहा, वो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको इसमें ऐड करना है। बाकी आप ये भी स्लाइड्स रोको, तो बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। देखो जैसे कि सुसाइड से पहले लैरी को जब पता चला 21 पायलट्स मर गए, तो सुसाइड से पहले उसने लेटर लिखा, उसमें देखो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस किया उसने। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कांट टेल यू दैट हाउ आई फील, आई कांट बियर टू लिव एनी मोर, फिर डॉट डॉट डॉट। या इट मीन दैट फ्रेमिंग, इट मीन्स कि अब वो अपने आप को फिक्स कर रहा है। ये वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट है इन इवन सोसाइटी में। जब किस तरह से एकदम आइडेंटिटी का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, तब इस तरह से लाइन्स आती हैं that how could we have done that, and every day 3 or 4 men never come back and sits back there doing the business. I don't know that how to tell you what I feel, I can't face anybody। ठीक है, ये है सुसाइड करने से पहले। अगर आपको ये लाइन्स याद होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप जितने लाइन्स यहाँ पे याद कर सकते हो तो उतनी अच्छी बात है, ताकि आप अपने आंसर को बहुत अच्छी तरह से लिख के आ सको। अगर इन केस कंपैरिजन आ जाए स्टिल आर्थर मिलर के ऑल माई सन को कि लाइट ऑफ एरिस्टोटल के पोइटिक के लाइट में दिखाओ कि किस तरह से ये एरिस्टोटल के पोइटिक जैसे कंसेप्ट पे ही डिज़ाइन है। माना कि क्लासिकल पीस नहीं है, बट स्टिल उस पर डिज़ाइन लग रही है। ऑल माई सन एक तरह का पोइटिक, आपको पता है एरिस्टोटल की पोइटिक में सब कुछ बता रखा है कि किस तरह से एक सेंट्रल कैरेक्टर ट्रेजेडी और डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, एक सेंट्रल हीरो जो होता है वो किस तरह से एक गलती करेगा और उस गलती की वजह से उसका उसका जो है फॉल हो जाएगा, यानी सेंट्रल हीरो के फ्लॉ से उसका फॉल हो जाएगा। यानी अगर वो गलती करेगा तो उसका वो फॉल हो जाएगा और एट दी एंड वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें ऑल माई सन इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टोटल की पोइटिक के थ्रू देखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, तो बस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू हिम, प्लॉट को उसने बताया द मिथोस, कैरेक्टर को इथोस, थॉट को डानिया, एंड द डिक्शन को लेक्सिस, सॉन्ग को मिलो, स्पेक्टिकल को ऑब्सेसिस, रिवर्किंग को मेमेसिस, कंप्लीट। ये देखो इतना आप याद नहीं कर पाओगे, तो ये आपको करना भी नहीं है। क्योंकि आपको मेन लिख रहा है। देखो मेन में आप बस यहाँ पे ये लिखो, देखो सिंपल प्लॉट इज इन दिस द ऑब्जर्वेशन, द कॉम्प्लेक्स प्लॉट, द पेरिपिटिशिया मीन्स द रिवर्सल ऑफ द फॉर्चूनिंग। तो ये ध्यान रखना है कि किस्मत एकदम से पलट जाए, इसको पेरिपिटिशिया बोलते हैं। और द इंटेंशन और एनाग्नोसिस मीन्स द रिवलेशन ऑफ द डिस्कवरी, जब सबको पता चल जाता है।
एनाग्नोसिस इसमें बिल्कुल एंड में देखने को मिलेगा, जब कि बाकी कैरेक्टर्स को पता चल जाएगा कि जो की ही इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। और पेरिपेटिशिया का मतलब है तब उसके बाद उसका जो है वो फॉर्च्यून बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसी उसकी किस्मत चली आ रही थी जो कि बिल्कुल पलट जाएगी, वो अब जेल में चला गया इस तरह से, और जेल में उसके बाद सुसाइड कर लिया उसने। ये तो यानी जो को अगर हम स्टार्टिंग से ट्रेस करते हैं तो हालत उसकी सही थी, पर जैसी ही पता चला, रिवलेशन हो, सबको पता चला कि क्या गलती करी है इसने, तो उसका फॉर्च्यून जो है वो पलट गया। इसी को पेरिपेटिशिया बोलते हैं, द रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। और एनिग्नोसिस को मतलब होता है द रिवलेशन और द डिस्कवरी, जब सबको पता चल जाए। ठीक है, तो ये इसके थ्रू जो है आपको बस इस कहानी में ही इन बातों को जो है वो रखना है। द लास्ट स्टेप इज़ अबाउट द डिनॉनमेंट, इट मीन द फॉलिंग एक्शन, कि किस तरह से अब जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो गिरने लग जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा। हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिनाउनमेंट। एन एपिटैप्सिस डिवाइडेड इन एक्सपेक्शन, ये रहने दो कॉम्प्लिकेशन, बस ठीक है। डिनाउनमेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट, जैसे टर्निंग पॉइंट आता है यानी पेरिपेटिशिया आ जाता है, या हम बोल सकते हैं इग्नोसिस, जब वो जान जाता है उससे गलती हुई है, या पता चल जाता है उसे, डिस्कवर हो जाता है कि उसने कहाँ पे गलती करी है। उसके बाद उसका जो है वो उसकी किस्मत पलट जाती है, जो जो शिफ्ट होता है हम उसको बोलते हैं, वहाँ से उसका डिनाउनमेंट की शुरुआत हो गई है। बस ये ध्यान रखो, 3 चीज़ ध्यान रखो, पेरिपेटिशिया, इग्नोसिस एंड डिनाउनमेंट। तो अब ऑल माई सन्स पे इसको फिट करके देख रहे हैं, ऑल द 3 एक्ट्स ऑफ द प्ले किस तरह से लिखा गया है, उसके बाद जो किलर, उसके बाद वही अपने बता रहे हैं P40 एयरप्लेन, मैंने बताया 21 पायलट, वही सब आपको खुद सेट करना है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे आप कौन से उसको पूरा सेट कर पाओगे वो सब। बस आपको पॉइंट्स मैंने बता दिया कि एनाग्नोसिस कहाँ पे है, उसके बाद स्टार पेरिपेटिशिया कहाँ पे है, वो सब कुछ आपको इस पे सेट करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अमेरिकन ड्रीम इन आर्थर मिरल, ऑल माय सन, इट इज ट्रू अमेरिकन लिटरेचर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द अमेरिकन हिस्ट्री एंड अमेरिकन ड्रीम। तो अमेरिकन राइटर जो है, वी फाइंड दैट अमेरिकन लिटरेचर हैज़ बीन एक्सप्रेशन ऑफ होप्स, एस्पिरेशन, डाउनफॉल, अचीवमेंट ऑफ ऑल द ग्रेट नेशन। अमेरिकन लिटरेचर इन सब चीज़ों से मूव हुई है। तो अमेरिकन ड्रीम क्या है? सबसे पहले जो अमेरिकन ड्रीम का मतलब होता है द रोमांटिक एक्सपेक्टेशन ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ, कि सब कुछ लाइफ में मिले। रोमांटिक एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल हो मटेरियल सक्सेस के साथ, यानी पैसा भी हो और प्यार भी हो, दोनों हो। हिस्टोरिकल जो पॉसिबल ही नहीं है। हिस्टोरिकल, द आइडिया ऑफ द न्यू वर्ल्ड विल बी द टेरेस्ट्रियल पैराडाइज एंड इज नॉट अ न्यू वन। पर जिस तरह से उन्होंने सोचा था एक नई दुनिया बनेगी, पर इससे बिल्कुल उल्टी ही बन गई। द ग्रीक बिलीव दैट द एल्सियन फील्ड वर ब्लेस्ड विद द हीरोज ऑफ द ग्रीक एंड द डेथ, ये रहने दो, ये सब आपको नहीं करना। इट्स अबाउट द अमेरिकन ड्रीम, ये भी हटाओ। द न्यू वर्ल्ड कंटिन्यू टू द लैंड ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फुलफिलमेंट, किस तरह से फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन की डिमांड थी, इसी को बोला गया अमेरिकन ड्रीम। यानी मेन है आपको अमेरिकन राइटिंग जो है होप, एस्पिरेशन, डाउनफॉल के ऊपर पहले से ही काम करती है। इसमें रोमांटिक एक्सपेक्टेशन की अगर फुलफिलमेंट हो, इन मेन द रोमांस एंड इवन द मनी, ये दोनों कंसेप्ट की अगर फुलफिलमेंट हो तो हम बोल सकते हैं इट्स अबाउट द अमेरिकन ड्रीम। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, दो फ्रेम अलग अलग निकालने हैं इस पूरे राइटिंग के। एक तो आपको दिखाना इज़ अबाउट द मेकिंग द फैमिली एंड द फैमिलियल ऑब्लिगेशन और लव, ठीक है, ये सब कुछ जो कि इसे रोमांटिक एसेंस पे रखेगी। और दूसरी तरफ आपको उठाना है दैट मटेरियल अप्रोच। मटेरियल अप्रोच में वो जो डीलिंग हुई, किस तरह से फंसाया गया इन दोनों को आपको पैरेलल मूव करवाना है राइटिंग में। उसके बाद आप इसे बोल सकते हो दैट दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अमेरिकन ड्रीम राइटिंग, क्योंकि दोनों चीज़ को ही मेंटेन करके चलना है, मैनेज करके चलना, उसी को अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। बाद में कोटेशन के पार्ट पे मैंने आपको एक करवाया था कि किस तरह से केट जो है वो क्रिस को कहती है फिर कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ करा और इससे ज़्यादा कर ही क्या सकते थे। इवन जो ने भी बोला है कि वो फैमिली के लिए उसने अपने मॉरल ऑब्लिगेशन को स्ट्रैंगुलेट किया है, उसे गला घोट दिया उसने अपने मोरालिटी जैसी चीज़ को, क्योंकि तो फैमिली और इवन फॉर मनी, ताकि वो फैमिली को अच्छी तरह से रख सके। और यही अमेरिकन ड्रीम आज इंडिया और बाकी अदर नेशन में भी चल रहा है। अब यहाँ पे समझा कर दी अमेरिकन ड्रीम इन मेरे ऑल माई सन्स, जहाँ पे कई सारे हैं, जैसे ही थिंक्स दैट ही हैज़ एक्सप्लॉइटेड अ चांस फॉर द सेक ऑफ द फैमिली फॉर हिम, nothing is bigger than that. I am his father and he is my son, and there is something bigger than that. I will put a bullet in my head. This is ये लास्ट लाइन है, द जो किलर टेल्स द क्रिस इन अ मोमेंट एंड अनमिस्टेकेबल फ्रस्ट्रेशन,
किस तरह से जो है वो क्रिस को बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता था, बस मैं ये जानता था कि वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, मेरे को उसके लिए पैसे बनाने हैं। पर जब मैं नहीं खड़ा हो पाया तो अब क्या है, मैं अपने आप को बुलेट मार लेता हूँ। तब उसने अपने आप को शूट कर लिया। He also tell his son that he was forced to leave the family at the age of the 10 and he had to fight so early at the living. Here's the Chris who has just come out of the war, an idealism that feels that he cannot enjoy the fruits of the war. उसने बताया फिर जो ने कि किस तरह से बचपन से ही 10 साल के टाइम से ही है जो उसे दैट ही हैज़ टू फोर्स टू लीव, उसको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी। उसके बाद काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो और यही बात फिर उसके बाद क्रिस को ये सब चीज़ें बता रहा है जो। तो यहाँ पे अमेरिकन ड्रीम का कंसेप्ट है, कहाँ पे किस तरह से है, हर एंगल से देखा जाए तो अमेरिकन ड्रीम को ही मैनेज कर रहा है। जो के एंगल से देखना है, पर आपको जो के लेंस के थ्रू देखना है कि किस तरह से उसने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया। वो जो पार्ट्स थे, यानी प्लेन के जो पार्ट्स थे, जो डिफेक्टिव पार्ट्स थे, उसको अप्रूवल उसने इसलिए करा ताकि किसी तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट मैनेज कर सके और उसके थ्रू जो अपनी फैमिली को वो खुश रख सके। पर एक की अमेरिकन ड्रीम की वजह से दूसरों की जो है वो अमेरिकन ड्रीम जो है वो थ्रैश हो रही थी। तो ये सब भी आपको एक तरह का बैलेंस करके लिखना है। बाकी आप स्लाइड रोक के यहाँ देख सकते हो। बाकी अमेरिकन ड्रीम का क्वेश्चन तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसे अच्छे से तैयार करके जाना। अब ये नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ मैन इन द मिलर्स प्ले, कि मैन का फेलियर किस तरह से है। देख लेना, जो कैलर जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसी का फेलियर है, तो एट द एंड जो है वो पूरा फेलियर हो गई। नेक्स्ट है मैरिड वुमेन रिलेशनशिप इन द फैमिली, ऑल माय सन कंसर्न विद द ड्रामा ऑफ द फैमिली रिलेशन। बहुत अच्छे से दिखा रखा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको डायलॉग्स वायलॉग्स चाहिए तो आप यहाँ से देख लो, ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग को और परफेक्ट तरीके से शेप कर सको। बाकी ये भी उसका एक्सटेंशन है, बस आप देख लेना एक बार ही रोक के। और फाइनली ये वर्क यहाँ पे ख़त्म होता है। और स्टिल आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे 15 से 20 दिन पहले जो है वो टेक्स्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस इज़ फेसबुक आईडी, अगर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो या देखना चाहते हो। एंड दिस इज़ टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सभी को।